अगस्त को राम मंदिर, और 5 अगस्त के पहले वहां जो बौद्ध स्थल थे उसको समतलीकरण करके डिस्ट्रॉय करना। ये जो षड्यंत्रकारी काम वो करते रहे और इसके लिए समय बर्बाद करते रहे, ये एक बड़ी वजह है इस स्थिति को समझने के लिए। ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा देश कोरोना वायरस को सामना करने के लिए सक्षम क्यों नहीं था, जबकि दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी मानी गई। अगर भारत दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है तो वो कोरोना वायरस को मुकाबला करने के लिए उनके पास हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों अवेलेबल नहीं था? तो इन लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हेल्थ केयर का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर था, नेटवर्क था, वो बर्बाद किया, और बर्बाद करने की वजह से भारत सरकार कोरोना वायरस का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर करने के लायक नहीं रहा। बाद में एक बार नरेंद्र मोदी के एक भाषण में उसने इस बात को कबूल किया कि इस कोरोना वायरस का सबसे बड़ा सबक क्या है, तो हमें हेल्थ केयर की सर्विसेज को बढ़ाना होगा। इतना सारा होने के बाद भी जिस देश के प्रधानमंत्री को धक्का मारने के बाद अकल आती हो, तो ये तो धक्का मारो अक्ल जो है ये तो काम की नहीं है, दूरदृष्टि होनी चाहिए। और हमारे देश में हेल्थ केयर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ केयर का संबंध जीडीपी के साथ में है। अगर आपका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो जो नौजवान लोग जो है वो बीमार पड़ते रहेंगे, उसका इलाज नहीं होगा, तो वो जीडीपी बढ़ाने में योगदान कहां से देंगे? जो व्यक्ति योगदान दे सकता है वो बीमार रहेगा, तो बीमार आदमी योगदान नहीं देगा तो जीडीपी बढ़ेगा कैसे? ये हेल्थ केयर का ढांचा ना होना प्राइवेटाइजेशन की वजह से, इस वजह से भारत सरकार के पास केवल लॉकडाउन, लॉकडाउन कोई इलाज है? लॉकडाउन कोई दवा है? लॉकडाउन न कोई इलाज है न कोई दवा है। और दवा जो कोरोना वायरस की दवा है, वो जो वैक्सीन है वो अभी दिसंबर जनवरी के पहले आने वाली नहीं है। तो तब तक हमारे पास ये आंकड़ा दिसंबर तक 1 करोड़ से कम होने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, अगर डेली 90,000 का आंकड़ा आता रहा, तो आज के तारीख के अनुसार अगर हम आज की तारीख 10 माने तो 20 दिन में 15 लाख, तो 44 और 15 60 लाख हो जाएगा, 59 लाख। और अक्टूबर महीने में 25 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 लाख। और नवंबर माह में और 25 लाख अगर माना जाए तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो दुनिया में नंबर आ जाएगा पहला। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से हेल्थ केयर का ढांचा बर्बाद कर दिया गया। ये एक इस संदर्भ में बहुत ज्यादा समझने वाली, जानने वाली बात है। और अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी गई। अर्थव्यवस्था की बर्बाद होने की वजह से संगठित रोजगार खत्म हो गया। संगठित रोजगार खत्म होने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो गई। परचेसिंग पावर खत्म होने की वजह से मार्केट में उछाल नहीं है, खरीदी नहीं हो रही है, परचेस नहीं हो रहा है। इसलिए इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री ओपन नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री ओपन नहीं होगी तो जो संगठित रोजगार लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ये ऐसा बहुत भयंकर सारा मामला हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में लगभग 2 लाख करोड़ का टैक्स माफ उद्योगपतियों को कर दिया।
अरे उद्योगपतियों को अगर टैक्स माफ नहीं करते तो क्या भूखे मरते क्या? जिनके पास 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो भूखे मरते टैक्स अगर नहीं देते तो? देश संकट में है तो उद्योगपतियों को टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी? उसके बजाय वो 2 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों से वसूल करते और वो 2 लाख करोड़ रुपया गरीबों को कम से कम 10,000 रुपया हर गरीब के अकाउंट में डाल देते। वो अकाउंट तो तुमने ओपन कर ही लिया है, काय के लिए ओपन कर लिया है? गरीबों के अकाउंट ओपन किया ना, काय के लिए ओपन किया? बस दिखाने के लिए। उसमें अगर 10,000 रुपए डालते तो गरीब आदमी की परचेसिंग पावर बढ़ती और मार्केट में परचेसिंग पावर के आधार पर खरीदारी होती। और अगर खरीदारी होती तो क्या होता? खरीदारी अगर होती तो इंडस्ट्री लोगों को लगता कि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, तो वो रोजगार निर्माण करते, लोगों की भर्ती करते, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को सैलरी देते और ज्यादा परचेसिंग होता। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, सामान्य ज्ञान की बात बता रहा हूं। भारत सरकार के पास तो बहुत ज्यादा आर्थिक सलाहकार लोग हैं, नीति आयोग के लोग हैं और बहुत ज्यादा सलाह देने वाले लोग हैं और दुनिया भर के। ये होना चाहिए था जो सामान्य बात हमको समझ में आती है, नहीं किया गया। साधारण जो लोग हैं, जो छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है, वो भी संकट में फंस गई है। उसमें जो छोटे लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता था, वो रोजगार भी संकट में फंसा हुआ है। और लगभग ऐसे कहा जाता है कि 12 से 14 करोड़ लोगों को इस दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। इवन अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो गरीब आदमी स्वयं रोजगार बना हुआ है और ठेला लगाता है आलू वड़े का, बॉम्बे में तो ये आलू वड़ा बॉम्बे का बहुत फेमस माना जाता है, तो उन लोगों के टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अभी शुरू तो किया है मगर खाने वाले लोग आ नहीं रहे हैं। तो पूछने वाले भाई कितने आ रहे हैं? 10-20 लोग आ रहे हैं, 10-20%, मतलब सब होने चाहिए उसमें 10-20 आ रहे हैं। तो हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो जो स्वयं रोजगार है, जो स्मॉल स्केल का रोजगार है, वो भी संकट में फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में कोरोना वायरस के आंकड़े टीवी पर आ रहे हैं। मार्केट में अगर लोग घर के बाहर निकलेंगे तो वो उस तरह से एक प्रकार का डर बना हुआ है। यानी कई प्रकार का संकट है और प्रधानमंत्री सक्रिय नहीं है। नोटबंदी ने जो करना था वो कर दिया, वो तो पिछले समय का मामला है। दूसरा, जो प्रवासी मजदूरों का संकट भारत के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत के आज तक के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। 1-1.25 लाख या 2-2.5 लाख रेल में रिक्रूटमेंट निकला, उसमें 2 लाख या 2 करोड़ 60 लाख या 65 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया। नौकरियां कितनी? 2.5 लाख। तो अभी सरकार का यह भी एक मकसद हो गया कि 50 रुपए का जो रेल का फॉर्म मिलता था वो 500 रुपए का हो गया। अब 2.5 करोड़ लोग 500 रुपए के हिसाब से अगर खरीदेंगे तो ये तो नौकरी देने वाली जो एजेंसी सरकार की है, ये पैसा कमाने का काम कर रही है, नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। वो इंटरव्यू लेते हैं और नौकरी देने का जब समय आता है तो बोलते हैं कि अभी स्टेप बाय दे दिया जाएगा, 1000 को देंगे, फिर 2000 को देंगे, यानी उसको लगा देंगे 1-2 साल। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल है, परिस्थितियां सामान्य नहीं है।
और ये परिस्थितियां लॉकडाउन की वजह से ज्यादा खराब हो गई है। अगर लॉकडाउन के पीरियड में 3-4 महीने के पीरियड में टेस्ट करके आइसोलेशन किया गया होता तो अब तक ये सितंबर माह के एंड तक नहीं, अगस्त माह के एंड तक मामला रफा दफा हो गया होता। क्योंकि हमारे देश में डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 350 के लगभग डॉक्टर मर गए। तो वो लोग जो है वो उनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके साथ वार की तरह उन्होंने लड़ा और अपनी जान गंवाई। उनके परिवार को भारत सरकार ने किसी डॉक्टर के परिवार को कोई बेनिफिट दिया ऐसा कोई उदाहरण दिख नहीं रहा है, ऐसा सिंपल एग्जांपल भी दिख नहीं रहा। हाँ, उनके समर्थन में तालियां बजवाई नरेंद्र मोदी ने। अब थालियां बजवाने से उसके घर का डॉक्टर मर गया, परिवार का कमाने वाला आदमी मर गया, उसके परिवार का थालियां बजाने से हो जाएगा? कैसे होगा तो नहीं कहा जा सकता। हेल्थ केयर के मुद्दे पर हम लोग आने वाले समय में हेल्थ केयर को मुद्दा बनाकर एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू करेंगे। हेल्थ केयर इस देश में जो वंचित लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हेल्थ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ केयर का ढांचा राजधानी में हेल्थ केयर होना चाहिए, कमिश्नरी लेवल पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, तहसील लेवल पर होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए और ग्राम पंचायत लेवल तक हेल्थ केयर का ढांचा होना चाहिए, जैसे केरला ने बनाया। केरला का प्रत्येक गांव में हेल्थ केयर है। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी स्तर पर हेल्थ केयर का ढांचा था, जो ढांचा केरला वालों ने कायम रखा, वो ढांचा भारत के सारे देश भर में ढांचा धीरे धीरे कमजोर किया गया और हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया अमेरिकन स्टाइल में। क्योंकि भारत को भारत नहीं रखना है, अमेरिका बनाना है, ऐसा इन लोगों ने सोचा। तो अमेरिका जो भी करेगा वो हम करेंगे। अमेरिका वाले ने हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो हम भी करेंगे। भारत की स्थिति अलग है, अमेरिका की स्थिति अलग है। भारत की रहने वाले लोगों की स्थिति अलग है और अमेरिका के रहने वाले लोगों की स्थिति अलग है। तो ये परिस्थिति ध्यान में रखते हुए नीड बेस अपने लोगों की आवश्यकता के अनुसार फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ती है। आप बोल रहे हैं मैं गांव का रहने वाला हूं, हेल्थ केयर सेंटर गांवों में बनाए गए हैं, वो बर्बाद किए गए। दूसरा, वहां काम करने वाला जो डॉक्टर है वो रहता है शहर में, मोटरसाइकिल से आता है, मगर उस पर निगरानी करने वाली कोई यंत्रणा नहीं है। वो आता है, नहीं आता है। और वहां के कंपाउंडर ही गांव के लोगों के लिए डॉक्टर है। ये परिस्थिति है। ग्रामीण विभाग में फैसिलिटी ना होने की वजह से अन्य प्रकार की भी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी, गांव स्तर तक अप्रोच रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से मोटरसाइकिल लेके जाना है और बरसात के समय में सारा रास्ता जो है ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब 74 हो गए आजादी के हासिल करने के समय को, ये स्थिति ऐसे बनी हुई है। हाँ ना, वो बदलाव कर रहे हैं ना, बराबर है। वो बदलाव कर रहे हैं, वो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बेच रहे हैं। अभी एक आदमी ने सोशल मीडिया में ऐसा लिखा कि सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, LIC बेच रहा है, रेल बेच रहा है, IPCL बेच रहा है, विमान बेच रहा है। तो वो सोशल मीडिया पर लिखने वाले ने कहा है, अरे देश के गद्दारो, वो बेच रहा है, ये बात सही है, मगर तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट को खरीद रहा है, हाई कोर्ट को खरीद रहा है,
तुम केवल बेचने के ऊपर ध्यान दे रहे हो। नरेंद्र मोदी ये खरीद रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। चुनाव आयोग को खरीद रहा है। ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि 84 में जब इंदिरा गांधी जीवित थी, उन्होंने ईवीएम लाने का निर्णय किया। तो ईवीएम का प्रस्ताव अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर है और कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा संसद में। अटल बिहारी ने ईवीएम का समर्थन किया। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मणों ने मिलकर ईवीएम मशीन का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पास कर दिया। और 2004 से ईवीएम मशीन भारत के चुनाव में 100% लागू कर दी गई। क्योंकि ईवीएम घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, कांग्रेस को पहले से मालूम था। इसलिए 2004 में सरकार अटल बिहारी की थी, मगर घोटाला करने की जानकारी कांग्रेस को थी। इसलिए कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता और 2009 में भी घोटाला करके जीता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने ये घोटाले के डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवाया जा सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। और पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद क्या होगा, यदि कोई आदमी ईवीएम मशीन के डाटा से हार जाता है तो उसको अधिकार होगा कि वो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी वोटों के आधार पर गिनती करवाने की मांग करे। तो वो गिनती करवाने की मांग करे, वो उन्होंने निर्णय दिया। ये निर्णय 2014 के चुनाव ये निर्णय देने की वजह से ये निर्णय हुआ तो कांग्रेस जो है संकट में फंस गई और सारे देश भर में अडवाणी ने इसके विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया, रथ यात्रा निकालने का। तो कांग्रेस को लगा कि इससे तो बहुत भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस का दफ्तरों में आग लग जाएगी सारे देश भर में अगर अडवाणी जैसा आदमी इसके विरोध में आंदोलन करे। तो इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता किया कि आप अडवाणी को रोको। तब से अडवाणी को रोका गया है और अडवाणी को नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका, आरएसएस ने रोका। ये तो जो रथ यात्रा निकाल रहा था अडवाणी ने, उस पर ये नरेंद्र मोदी रथ हाँकने वाला था, एक छोटा किरदार था। तो अडवाणी को कैसे भगा सकता है वो आरएसएस ने उसको भगाया। तो ये इस बात का सबूत है कांग्रेस का आरएसएस का समझौता हो गया। और समझौते के तहत समझौता क्या हुआ कि कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला किया, बीजेपी चुप रहेगी, आरएसएस चुप रहेगी, कोई इसके विरोध में आंदोलन नहीं करेगी। तो आरएसएस ने कहा ठीक है, इसके बदले में हमें क्या फायदा होगा। कहा कि हमने 2 बार घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर लेना। 2014 में, 2019 में तुम घोटाला कर लेना। 2014 में हम आपकी मदद करेंगे चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव जीतने में मदद करने के लिए जो 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय लागू करने के लिए कांग्रेस ने मना कर दिया कि लागू करेंगे तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो उसको मदद करने के लिए उस निर्णय को अमल नहीं किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया 2018 में, 2016 में और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मेरे केस में कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। जब 100% लगाई जाएगी ये निर्णय हुआ तो कांग्रेस ने 2019 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया और कांग्रेस
कांग्रेस ने डिमांड किया 50% ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। 50% की डिमांड किया, क्यों? क्योंकि 2019 में भी बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस मदद करना चाहती थी। 2004-2009 में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता और कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस को वादा किया कि 2014-2019 को आप घोटाला करके चुनाव जीतो। तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस उसको मदद करना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% मिलान करो। अरे जब 100% का ऑर्डर दिया है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? और मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को 100% सारे देश के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो आप उसमें 50% मिलान करने की मांग कर रहे हो। ये मांग नहीं मानी गई। ना मानी गई इसकी भी वजह है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, आपको याद होगा एक औरत ने उनके खिलाफ में चरित्र हनन का आरोप लगाया और फिर उसको बचाने के लिए कोई गुप्त समझौता हुआ होगा और उसके तहत रंजन गोगोई ने ईवीएम मशीन के ऊपर बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस के फेवर में निर्णय दे दिया और इसलिए 283 सीट के बजाय 2014 के 303 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि उन्होंने ऐसा कोई तीर मारने का काम 2014 से 2019 में नहीं किया था। ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इतना बड़ा बहुमत जो है बीजेपी को मिल जाए। तो ये बैकग्राउंड मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसके विरोध में हमारी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन अभी भी है और अभी 2019 के चुनाव में दूसरी केस में अभी दाखिल कर रहा हूं सितंबर माह में। उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। अब ये जो संकट आया कोरोना वायरस का, वो 12 मार्च को मैं आंध्र प्रदेश का परिवर्तन यात्रा समाप्त करने के बाद 13 तारीख को रेस्ट था और 14 तारीख को मैं केरला में प्रवेश करने वाला था। तो 13 तारीख को केरला गवर्नमेंट ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी और इस वजह से मैं मेरा वहां जाना रुक गया। भी वहां से वापस आ गया। अभी जो रहा बचा हुआ काम है कन्याकुमारी तक वह आंदोलन पहुंचाने का, जैसे ही खुली छूट मिल जाएगी वैसे ही मैं वह आंदोलन कन्याकुमारी तक पहुंचने के बाद फिर दूसरा आंदोलन शुरू करूंगा। ईवीएम मशीन के पीछे हमारा आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। अब लोगों को इसके बारे में, हमारे आंदोलन की वजह से लोगों को जानकारी हो गई कि हाँ, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला मामला है। मामला यहां तक पहुंचा, मगर ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इस घोटाले में शामिल है। अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन करने का काम करना चाहिए कि नहीं? अपोजिशन पार्टी होकर भी अपोजिशन का काम नहीं कर रही है। एक सत्यानाश की वजह कांग्रेस की ये भी है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने 6 पॉइंट की चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को। उसमें दूसरे ही नंबर का पॉइंट ईवीएम मशीन का है कि कांग्रेस के बारे में सारे देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन के घोटाले में कांग्रेस शामिल है। इसके बारे में कांग्रेस की बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है, ये भी एक वजह है। ऐसा 23 नेताओं ने लिखा। वो लेटर की कॉपी हमारे पास है, जानकारी हमारे पास है। 2007 में मायावती को ईवीएम घोटाले से फायदा पहुंचाया गया। अकेले मायावती को 2004 सीटें मिली या 7 मिली, वो ईवीएम घोटाले की वजह से मिली। फिर उसके बाद 12 में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव को
पूरे बहुमत से सीटें मिली, ईवीएम में घोटाले से चली मिली। ये वजह थी, ये दोनों के दोनों ईवीएम के बारे में चुप हो गए। जब उसके बाद घोटाला हुआ और बीजेपी चुनकर आई, तो फिर मायावती ने और अखिलेश ने ऑब्जेक्शन लिया। तो बीजेपी वालों ने कहा तुम्हारा बहुमत मिला तो घोटाला नहीं था, अखिलेश का बहुमत मिला तो घोटाला नहीं था, बीजेपी को बहुमत मिला तो घोटाला है। यानी बीजेपी ने और शासक वर्ग ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर यह काम किया कि अगर इन लोगों को एक टर्म ईवीएम का घोटाला दे करके सरकार बनाते हैं, फिर दूसरी सरकार अखिलेश की बनाते हैं, तो तीसरी हमारी बनेगी, तो इनका मुंह हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए फिर उन्होंने उसी तर्क का उपयोग किया कि तुम्हारी सरकार बहुमत से आई तो हमने तो नहीं कहा घोटाला है, तो इनकी बोलती बंद हो गई। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए इनको मालूम था इसमें घोटाला होता है करके। अभी मायावती और अखिलेश दोनों मिलने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। पहले अकेले अकेले बहुमत मिला, और जब दोनों इकट्ठा हो गए, दोनों इकट्ठा होने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। अरे हैरान करने वाली बात है। मायावती के पास 26% वोट थे और अखिलेश के पास 29% वोट थे। 26 और 29 का अगर मिलान कर लो तो ये आंकड़ा हो जाता है 55%। बीजेपी को वोट पड़े 42%, इनके पास वोट है 55%। तो ये चुनाव कैसे हार सकते हैं? ईवीएम की वजह से सब सरकारें बन रही है। किसी को हरवाना, किसी को जितवाना, ये ईवीएम का खेल हो गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं। 100% वाला बूथ था जहां मुसलमान थे, वहां 800 वोट बीजेपी को पड़े। वहां के लोगों को जाके पूछा आपने दिया क्या बीजेपी को? नहीं, हमें किसी ने भी नहीं दिया। वहां 1000 में 900 वोट पड़े, 800 वोट जो है वो बीजेपी को पड़े। लोगों को पूछा गया आपने दिया क्या? कहा किसी ने भी कहा नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि मुसलमान है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये परिस्थिति जो है ईवीएम मशीन की प्लान बनाकर, क्योंकि देखो अगर देश में ईमानदारी से चुनाव किया जाए तो मेरा ये कहना है, मैं सारे देश भर में कह रहा हूं, ब्राह्मणों के पास 3.5% वोट है। 3.5% वोटों से गांव के ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं लाया जा सकता। सरपंच का तो छोड़ो, जो अपने गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं ईवीएम की वजह से।